तो लास्ट क्लास में मैंने आपको डिजायर्ड डीएनए को आइसोलेट करना सिखाया। आफ्टर दैट आप डिजायर्ड डीएनए को कट लगाएंगे टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन, और इसके लिए आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज में लेंगे। इतना सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में सिखा दिया है। तो ये देखिए आपका क्या है, ये आपका डिजायर्ड डीएनए है। सपोज दैट ये आपका डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है। और इसी डिजायर्ड डीएनए में आपका इंटरेस्ट ऑफ जीन है, तो ये मान लो इंटरेस्ट ऑफ जीन है, राइट। तो आपने क्या यूज किया बताओ, यहाँ पे काटने के लिए क्या यूज किया है? आरी आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सपोज दैट यहाँ पे आरई एक्स आपने यूज किया है, आरई एक्स आपने यूज किया है, कोई आरई है जिसका नाम आरई एक्स है, सपोज दैट, ठीक है। तो अब आपने कटफट कर लिया और फाइनली अब आपको पता है कि पहले डीएनए आइसोलेट किए होंगे, कट किए होंगे, उसके बाद आप जेल रन करेंगे, जेल रन करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको ये डिजायर्ड जीन भी मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये लो, ये क्या आपका डिजायर्ड जीन है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ये आपका डिजायर्ड जीन। अच्छा, इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर था डिजायर्ड डीएनए। अंतर समझ पा रहे हो? ये था डिजायर्ड डीएनए। चलो मिल गया। अब क्या करें? मैंने बोला था एट द सेम टाइम आप सुटेबल वेक्टर चूज कर लेना। तो कौन सा वेक्टर ले लें आप ही बताओ? क्या PBR322 ले लें जो बहुत अच्छा सुटेबल वेक्टर है? तो ये देखो PBR322 है ये, ठीक है। अब बताओ PBR322 के आपको सारे फीचर तो पहले से ही पता है कि नहीं? यहाँ पे ये जो मैं घेरा लगा रहा हूं ये क्या है, कोई बताओ? एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। जो पहले लगाया वो एम्पलीसिलिन नहीं था, वो टेट्रासाइक्लिन था, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका एम्पलीसिलिन है एम्पलीसिलिन। ना सर? अरे भैया ये एम्पलीसिलिन है ना जी, ये आपका एम्पलीसिलिन है। टेंट किधर होता है? अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर, हाँ सॉरी, इधर वाला एम्पलीसिलिन, हाँ ये एम्पलीसिलिन। आर ऊपर लिख रहा हूं, आर मतलब रेसिस्टेंस, एम्पलीसिलिन रेसिस्टेंसिंग। इधर वाला टीईटी मतलब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ऊपर में आर लिख रहा हूं मतलब रेसिस्टेंट जीन। तो ये तो क्या हो गया, सेलेक्टिव और मार्कर जीन। हेलो, फिर और क्या था आप याद करो, ये क्या है? ओआरआई ओआरआई, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मिड या प्रोटीन। रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिडिया और प्रोटीन। और अब इसके अलावा क्या है यहाँ पे? बहुत सारे डिफरेंट व्हाट रेस्ट्रिक्शन साइट। तो मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट दिखाऊं तो बताओ, मैं इस पे भी 2 रेस्ट्रिक्शन साइट दिखा रहा हूं, सबका नाम आपको पता होगा। ऊपर में 3 दिखा रहा हूं, है कि नहीं? और यहाँ पे एक यहाँ पे दिखा रहा हूं और एक यहाँ दिखा रहा हूं। क्या सभी का नाम बोल सकते हो? यस बताओ फटाफट। से ऊपर वो इकोलाई R1, इको R1, इको R1, उसके बाद क्ला 1, उसके बाद कलावन, उसके बाद हिंद थर्ड, हिंद थर्ड, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर बैम H1। हिंद थर्ड। देखो सृष्टि, ऐसा है कि अगर तुम्हारा नेटवर्क खराब है रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ऐसे प्रेजेंट होके। और जो भी है, जो भी इशू है वो डजेंट मैटर नहीं करता, वो आप रिकॉर्डेड देख लो। ऐसे मुझे भी डिस्टर्ब होता है और आपको भी कुछ समझ में आने वाला है नहीं। इससे बेटर अगली बार जैसे ही नेटवर्क कटे मोबाइल बंद करके अपना स्टडी करना, रिकॉर्डेड अपलोड होगा, रिकॉर्डेड देख लेना, कोई फायदा नहीं है इससे, ठीक है। हाँ, इधर क्या है, ये वाला और ये वाला मतलब बैम H1, नीचे वाला साल 1। ये बाम H1, BAMH1, बाम H1। और ये नीचे वाला साल 1, साल 1। अच्छा, इधर वाला, इधर वाला ये वाला PVU फर्स्ट, PVU फर्स्ट। और नीचे वाला PST फर्स्ट। PST फर्स्ट। देखते चलना ध्यान से, PST फर्स्ट। अच्छा, और ये नीचे एक और यहाँ पे है, ये 2, ये कौन सा है और ये कौन सा? PVU सेकंड, ये कौन सा है? PVU सेकंड। और ये वाला बगल वाला बगल वाला कौन सा है?
याद नहीं आ रहा। बगल वाला याद नहीं आ रहा? बगल में कुछ नहीं था, वही मुझे भी लग रहा था। वही तो हाँ, सर, ये कोई एक ही साइट था, नहीं है। पीवीयू सेकंड। ठीक है, तो पीवीयू सेकंड नीचे एक ही था ना, तो ठीक है। अब आपने बना लिए, सारे साइट आपने बना लिए, तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट है। अब समझो ध्यान से, सपोज दैट आपका ये आर ई एक्स जो आपने यहाँ पे कट लगाया है, सपोज दैट वो बाम H1 वाला है, यानी कि ये कौन सा आर ई है, कौन सा आर ई है, इसका नाम है, ऐसा आर ई है जो बाम H1 जिसका नाम है, बाम H1 जिसका नाम है, तो ये एक खास सीक्वेंस पे कट लगाएगा, यस और नो? और वो सीक्वेंस मान लो यहाँ पे पर्टिकुलर सीक्वेंस है, इधर और इधर से कट लगने पे, इधर और इधर से कट लगने पे ये डिजायर्ड जीन मिलता है बाम H1 के एक्शन से। तो अब आप एक बात बताओ, जब आप इस वेक्टर में कट लगाएंगे तो आप इन सब में से कौन सा रेस्ट्रिक्शन साइट के लिए एंजाइम चूज करेंगे? बैम H1 का। बैम H1 के लिए ही चूज करेंगे। ये बाम H1 एंजाइम नहीं है, साइट का नाम है, रेस्ट्रिक्शन साइट बाम H1 अरे के लिए है। तो अब आप यहाँ पे कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे? बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे टू क्लीव द रेस्ट्रिक्शन साइट ऑफ बाम H1। और फाइनली क्या होगा, यहाँ एक कट लगेगा। लो, लग गया कट। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही ये कट लगा तो मुझे एक बात बताना, इस कट लगने के पहले क्या सीन था? इस कट लगने के पहले सीन कुछ ऐसा था, तो बताओ, क्या ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन ऐसा प्रोडक्ट बना रहा था जो इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस दिलाएगा? यस। यस सर। एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस जीन ये भी क्या दिला रहा था? रेसिस्टेंस। बट जैसे ही आपने कट लगा दिया, लो कट लग गया, तो मुझे जल्दी से बताओ कि इसमें से कौन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का बीच का कोडिंग सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का बीच का ही कोडिंग सीक्वेंस अगर डिस्टर्ब हो गया, तो क्या अब टेट्रासाइक्लिन से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है, टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस से कोई ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है जो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को न्यूट्रलाइज कर पाए? नहीं। नहीं। तो क्या अब इस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस मिलने वाला है? नहीं। नहीं। मगर क्या अभी भी एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस जीन एक्टिव है? क्या उसका कोई डिस्टरबेंस यस हुआ सर। है? उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है। तो क्या वो अभी भी ऐसे प्रोडक्ट बना रहा होगा जो एम्प्लिसिन एंटीबायोटिक के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर पाए? हाँ। तो क्या अभी भी ये पर्टिकुलर प्लाज्मिड एम्प्लिसिन रेसिस्टेंस दे रहा होगा उस बैक्टीरिया को? यस। अब सुनना, तो ये आपने कट क्यों लगाया भाई, एक बार बताओ मुझे, ये आपने कट क्यों लगाया है? टू इंसर्ट डिजायर्ड जीन। अब आप इसको क्या करोगे यहाँ पे? इसको क्या करोगे यहाँ पे? टेस्ट करोगे। जल्दी बताओ कौन सा एंजाइम लाओगे? डीएनए लाइगेज। बहुत अच्छा, आप यहाँ पे डीएनए लाइगेज ले आओगे, और डीएनए लाइगेज के प्रेजेंस में, डीएनए लाइगेज के प्रेजेंस में ये डिजायर्ड जीन उस पर्टिकुलर साइट पे जाके जुड़ जाएगा। तो मुझे बताना एक बात, क्या यहां पर इस पर्टिकुलर जीन के आने के वजह से, क्योंकि ये जीन यहां तभी आएगा जब यहाँ पे ये बाम H1 कट लगाएगा, राइट? कट लगाएगा तभी आएगा। तो मुझे बताना, क्या यहां पर किसी के इंसर्ट होने से किसी का इनएक्टिवेशन हो गया? यस सर। तो किसके इंसर्ट होने से किसका इनएक्टिवेशन हो गया? डिजायर्ड जीन के इंसर्ट होने से टेट्रासाइक्लिन डिजायर्ड रेजिस्टेंस जीन जीन के का इंसर्ट inactivation होने से सेलेक्टेबल मार्कर जीन, जो कि यहाँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, उसका इनएक्टिवेशन हो गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, आप गोला को देखिए, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन at the restriction site of restriction site located at selectable marker gene, selectable marker gene get inactivated. The process is called as insertional inactivation. Suppose that मैं यदि साल L1 यूज करता रेसिस्टेंस एंजाइम, तो कौन से सेलेक्टर मार्कर जिनका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता? टेट्रासाइक्लिन का। तो भी टेट्रासाइक्लिन का ही होता। सपोज दैट मैं यदि पीवीयू फर्स्ट यूज करता रेसिस्टेंस एंजाइम,
तो कौन से सेलेक्टर मार्कर जिनका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता? एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस का। सपोज दैट मैं यदि PST1 यूज करता रेजिस्टेंस एंजाइम, तो कौन से पर्टिकुलर उसका पर्टिकुलर सेलेक्टर मार्कर जिनका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता? एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो भी एम्पलीसिलिन नहीं होता। सपोज दैट मैं इकोलाई R1 या क्लावन या हिंदी थर्ड में से कोई एक यूज करता, तो किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता? किसी का नहीं। किसी का नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर जीन नहीं है जो कोडिंग सीक्वेंस हो, जो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा हो। होता तो मैं बता देता ना, है ही नहीं। सपोज दैट अगर PVU सेकेंड अगर आप रेजिस्टेंस एंजाइम यूज कर रहे हैं, तो किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता? किसी का नहीं होता, आरोपी का होता। और पता है इन दिस केस या डेन बनाने का कोई फायदा नहीं है। बोलो क्यों? रेप्लिकेशन नहीं होता फिर इसका। रेप्लिकेशन नहीं होता। वेक्टर एक अच्छा वेक्टर होता है जो सेल्फ रेप्लिकेशन करता हो। अगर आप ये आरओपी रेप्लिकेशन और प्रोटीन वाले सेगमेंट को इंसर्शन एक्टिवेशन करा दे रहे हैं, तो इससे प्रोटीन बनेगा ही नहीं, और वो प्रोटीन ही ओआरआई साइड पे एक्ट करके यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाता है। तो ये वेक्टर आरडीएनए बन तो जाएगा, लेकिन फिर सेल्फ रेप्लिकेशन उसका नहीं होगा। नॉनसेंस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, नॉनसेंस फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए होगा, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इंसर्शन एक्टिवेशन कैसे होता है। अब मुझे बताओ, इससे पहले जब यहाँ पे गुलाबी वाला था, मतलब कि टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस कंटिन्यूड था, इससे पहले तक ये क्या कहा रहा था? वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल या आरडीएनए मॉलिक्यूल? वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन जैसे ही आपने वहां से टेट्रासाइक्लिन जीन को कट करके यहाँ पे डिजाइड जीन घुसाया, तो अब ये पूरा क्या कहला रहा है? आरडीएनए। अब ये बन चुका आपका आरडीएनए। दिस इज आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये सब कुछ कहां पे बना है? लैब में, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में। लैब में। लेकिन आपको जो दिख रहा है हर बार ऐसा हो, ये जरूरी नहीं है। सुनना ध्यान से क्यों। अभी आपने एक केस ये देखा कि आपका यहाँ पे पर्टिकुलर सेगमेंट कटा। ये देखो, आपका ये पर्टिकुलर सेगमेंट कट, पहले कैसे था? ये पहले ऐसे था, देखना ध्यान से। पहले यहाँ पे क्या था? गुलाबी वाला था। तो अब आप क्या किए? काटे। लो, काटने के बाद आप हरा वाला तो जोड़ के देख लिए, तो लो काटे, काटे ना। अब मुझे एक बात बताओ, काटने के बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम इस पर्टिकुलर, क्योंकि ऐसे एक वेक्टर मॉलिक्यूल नहीं होंगे, हेलो, ऐसे कोई एक वेक्टर मॉलिक्यूल नहीं है, वहां पे घने सारे आपका काम चल रहा है, घने सारे हैं, घने सारे हैं भाई साहब, एक नहीं होंगे। तो सपोज दैट कि इस वाले केस में तो आपने यहाँ पे क्या जोड़ दिया? डिजायर जीन जोड़ दिया ना, तो क्या बना? आरडीएनए। आरडीएनए मॉलिक्यूल। लेकिन सपोज दैट यहां पे भी आपका क्या था? सेलेक्टेबल मार्कर जीन। यहां पे भी आपका क्या था? सेलेक्टेबल मार्कर जीन। और आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब डाला था, तो कटिंग तो यहां पे भी हुआ था, हेलो, सारे वेक्टर मॉलिक्यूल में कट हुआ था उस, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने एक मॉलिक्यूल थोड़ी डाला, यहां पे भी कट हुआ, यहां पे भी कट हुआ। अब सपोज दैट आपने बोला कि ये डीएनए लाइगेज एंजाइम यहां पे तो एक्ट कर गया और जोड़ दिया, क्या इस बात की क्या कोई गारंटी है कि वो डीएनए लाइगेज एंजाइम यहां पे एक्ट कर ही जाए? सपोज दैट यहां एक्ट नहीं किया, मॉलिक्यूल वहां पहुंच ही नहीं पाया, उसके कांटेक्ट में नहीं आया, तो फिर क्या होगा बताओ? तो जो ये कट कटा है, मैं बाम H1 की बात बता रहा हूं, बाम H1, मैं बाम H1 की बात बता रहा हूं। अगर ये पर्टिकुलर एंजाइम, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना ध्यान से, अगर वो पर्टिकुलर एंजाइम वो एंजाइम है जो स्टिकी एंड क्रिएट करता है, हेलो, ऑब्लिक कट, जो स्टिकी एंड क्रिएट करता है, ऑब्लिक कट, तो मुझे बताना क्या ये फिर से दोबारा जुड़ सकता है? यस। हाँ, जुड़ जाएगा। तो क्या टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन का जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ था, तो क्या अगेन उसका रीएक्टिवेशन हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ, अब आप इसको आरडीएनए बोलोगे? नो सर। तो क्या इसको वेक्टर बोलोगे? नो सर। वेक्टर तो ये पहले था, ये कटने के पहले था, लेकिन ये आरडीएनए मॉलिक्यूल नहीं बन पाया। लेकिन अब ये वेक्टर भी नहीं कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सेल्फ लाइगेटेड वेक्टर। सेल्फ लाइगेशन हो गया, खुद का सेगमेंट कटा, खुद ही जुड़ गया, फिर से मॉलिक्यूल वही बना फिर से, लेकिन नाम बदल गया, क्योंकि
कट के दोबारा जुटा है, इसलिए नाम हो गया सेल्फ फ्लैगेशन वेक्टर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक बार बताओ, यहां पे डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूल एक्ट नहीं कर पाया या फिर डिजायर्ड जीन नहीं पहुंच पाया, इन दोनों में क्या बोलना सही होगा? डिजायर्ड जीन नहीं पहुंच पाया। डिजायर्ड जीन नहीं पहुंच पाया, क्योंकि भैया अगर डीएनए लाइगेज एक्ट नहीं किया तो ये जुड़ा कैसे? डीएनए लाइगेज तो एक्ट किया ही होगा यार, डीएनए लाइगेज तो यहाँ पे भी एक्ट किया है। डीएनए लाइगेज एक्ट करके यहाँ पे डिजायर्ड जीन को जुड़वाया उस कटेड साइड पे, कट किए हुए साइड पे, लेकिन यहाँ पे डीएनए लाइगेज ने कटे हुए सेगमेंट को जो थे पहले उसी को जोड़ दिया, सेल्फ फ्लैगेशन हो गया। एक तो ये केस है। अच्छा, दूसरा ये भी केस हो सकता है ना, सपोज दैट यहां मॉलिक्यूल ही नहीं पहुंचा, किसका? डीएनए लाइगेज का। अगर मॉलिक्यूल ही नहीं पहुंचा तो क्या ये पर्टिकुलर वेक्टर बेकार हो जाएगा? यस। यस सर। और जो बेकार हो जाएगा हम उसकी कोई बात नहीं करेंगे, हटाओ, वो केस ही नहीं लेंगे। तो आपके पास यहाँ कितने केस दिख रहे हैं? एक तो ये सेल्फ फ्लैगेटेड वेक्टर और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मुझे बताओ, हेलो, मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो, आर डीएनए या सेल्फ फ्लैगेटेड वेक्टर? आरडीएनए। तो क्या करोगे? सेल्फ फ्लैगेशन वेक्टर को बनने से रोकने के लिए आप क्या करोगे? रिसर्कुलराइजेशन रोक देंगे। रिसर्कुलरेशन रोक दोगे, कैसे? अल्कलाइन फॉस्फेटेज डाल बहुत देंगे। अच्छा, एल्कलाइन डिजाइड से फॉस्फेटेज छोड़ आप देंगे। यूज कर लेंगे, क्योंकि जब आपका सेगमेंट कटा था तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री तो जरूर है, लेकिन अगर इसका 5 डैश एंड से जो कटा है तो जिधर एक तरफ 5 डैश एंड बचा होगा और एक तरफ 3 डैश एंड बचा होगा, तो 5 डैश एंड वाले सेगमेंट से आप वहां पर फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करा दो बाय यूजिंग एल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, एल्कलाइन फॉस्फेटेज जब आप डालोगे तो इस बात की क्या गारंटी कि वो यहां एक्ट ना करे? हेलो, तो इस बात की हाँ कर क्या सकते हैं। गारंटी कि वो यहां एक्ट ना करे? लेकिन आपको तो आरडीएनए भी चाहिए और सेल्फ फ्लैगेटेड वेक्टर ना चाहिए, तो क्या करें? दिमाग लगा के बताओ, प्रैक्टिकली लैब में क्या करोगे? यूज दोनों एंजाइम करोगे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी करोगे, डीएनए लाइगेज भी करोगे, कंसंट्रेशन किसका ज्यादा रखोगे? लाइगेज। लाइगेज का। अब आप बोलोगे सर अगर कंसंट्रेशन लाइगेज का ज्यादा रखेंगे तब तो डीएनए लाइगेज यहां आके करवा ही देगा फिर से रिसर्कुलरेशन। अरे इसलिए तो थोड़ा बहुत हमने वो भी यूज किया है, तो वहां पे आपका सेल्फ फ्लैगेटेड वेक्टर फिर भी थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा, लेकिन जितना नॉर्मली बनता विदाउट यूज ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज, क्या उतना बनेगा? नहीं, कुछ तो कम होगा, कुछ तो कम होगा। तो आपके सैंपल में आरडीएनए का अमाउंट कुछ तो बढ़ेगा। कुल मिला के जब आप आरडीएनए बनाते हैं तो आपके सामने एक समस्या आता है सेल्फ फ्लैगेटेड वेक्टर, क्योंकि देखो ये जो वेक्टर बर्बाद हो गया इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन सेल्फ फ्लैगेटेड वेक्टर बन गया उसको हटाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सेल्फ लाइगेशन ही रिमूव करो, कैसे? बाय यूजिंग एल्कलाइन फॉस्फेटेज। आई थिंक आप फोर्थ स्टेप समझ चुके हैं, फोर्थ नहीं इनफैक्ट ये फिफ्थ स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से। नो। चलो एक केस मैं कह रहा हूं, क्या ऐसा संभव है कि विदाउट एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज किए आप सेल्फ फ्लैगेटेड वेक्टर को बनने से रोक लें? क्या ऐसा प्रैक्टिकली संभव है? हो सकता है। कैसे? कैसे? अरे हो सकता है तो कैसे हो सकता है? हाँ या ना कुछ बोलो यार, टाइम वेस्ट मत करो, आई डोंट लाइक टाइम वेस्ट। नहीं पता। हाँ तो एक सेकेंड में बोल दो नहीं पता, मैं आगे बढ़ूंगा, आई डोंट लाइक टाइम वेस्ट। ओके, आप जवाब दे रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अगले सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप माइक ऑन करके ये भी बोल सकते हैं नहीं आता है कोई बात नहीं है, नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट से मुझे नफरत है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है। अब दिमाग लगाओ कैसे। मैंने ये बोला है, क्या सेल्फ लेगेशन वेक्टर को रोकने का प्रैक्टिकली हमारे पास विदाउट यूज ऑफ एल्काइल फॉस्फेटेज क्या कोई तरीका है? अगर आप यस ऐसा, सर। हाँ बोलो। वो वो सब्सटेंस डालेंगे जिसके लिए वो रेजिस्टेंस है, नहीं जिसका जीन है उसके पास रेजिस्टेंस के नहीं लिए। नहीं नहीं, आप ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस ना करता हो, सेल्फ लेगेशन होगा ही नहीं।
अरे सेल्फ लेगेशन होगा ही नहीं फिर हाँ फिर नहीं होगा। फिर तो कट गए तो कट गए, कट गए तो कट गए, बस सिंपल सी बात है, कट गए तो कट गए। तो एक बार बताओ, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में और आपको पहले से पता है कि आप कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं, सपोज दैट वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं करता है, तो उस केस में आपको अपने एक्सपेरिमेंट में एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। फायदा ही ये नहीं। आपके एक्सपेरिमेंट का नहीं कॉस्ट करना बढ़ाएगा, चाहिए। ये आपके एक्सपेरिमेंट का कॉस्ट बढ़ाएगा। अगर आप एक अच्छा रिसर्चर हैं या आप एक बड़े साइंटिस्ट हैं, फंडिंग एजेंसी में आप पोस्टेड हैं और आप फंडिंग एजेंसी में आप फंड रिलीज करते हैं, तो अगर कोई मान लो प्रपोजल सबमिट किया है, रिसर्च प्रपोजल, और वो कह रहा है कि मुझे 40 लाख चाहिए, आप उसके रिसर्च प्रपोजल में देख रहे हैं कि भाई साहब महान आदमी है तो एंजाइम यूज कर रहे हैं ऐसा जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, और ये अपने रिसर्च प्रपोजल में मेंशन किए हैं कि मुझे एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए 30,000 रुपया चाहिए, तो क्या आप वहां पे 40 लाख में 30,000 डायरेक्ट मैनेज कर सकते हैं? यस और नो? यस। Yes, sir. दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ अ रिसर्चर। एक अच्छा रिसर्चर बनने का यही पहचान है, जितना पैसा मिनिमाइज कर सकते हैं कीजिए, एक नया प्रोजेक्ट आ जाएगा उससे जितना पैसा बचेगा। ऐसा अगर 30,000 5 प्रोजेक्ट में बच गया पैसा, तो कम से कम 3-4-5 लाख हो जाएगा, तो 3-4-5 लाख में एक छोटा प्रोजेक्ट तो हो ही जाएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट में वही यूज करें जिसका वाकई में यूज जरूरी है, अदरवाइज अच्छा बात बताओ, अगर आप यहाँ एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज कर लेंगे तो कोई डिस्टर्बेंस होगा एक्सपेरिमेंट में? नो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपके किसी अदर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बट क्या आपका एक्सपेरिमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा बेवजह? यस। आपने सब एंजाइम डाला, उसका कोई यूज ही नहीं है, बेवजह खर्च बढ़ रहा है। तो आई थिंक आपको रिकमेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनाना आप सीख चुके होंगे। ये सब देखने में जितना आसान लग रहा है, लैब लेवल पर इतना आसान तो नहीं है, लेकिन टफ भी नहीं है। ठीक है, आप रिकमेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बना सकते हैं, और रिकमेंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको वेक्टर डीएनए बना बनाया भी मिलता है, खरीद सकते हैं आप कंपनी से, और आप चाहें तो आप अपने लैब में भी निकाल सकते हैं। प्लाज्मिड आइसोलेशन, ई कोलाई R1 का जो प्लाज्मिड है हम लोगों ने आइसोलेट किया भी था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में सॉरी किया था। तो ऐसे ही आप चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा और पैसा है, फंडिंग अच्छा खासा है, तो आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज ई कोलाई का सस्पेंशन खरीद के लाइए और उससे आप निकाल लीजिए, प्लाज्मिड आइसोलेशन के पूरा टेक्निक से निकाल लीजिए। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए मॉलिक्यूल। अब अगला स्टेप क्या होगा? आर डीएनए बन चुका है, अगला स्टेप होस्ट सेल में ट्रांसफर ट्रांसफर करें। ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द व्हाट? होस्ट होस्ट सेल। सेल। Host अब cell. मैं आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी पढ़ा रहा हूं और मैं आपको जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी पढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं आपको रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाने सिखाया हूं। क्या आपके एक्सपेरिमेंट में सपोज दैट कोई एक जेनेटिक इंजीनियर है, क्या उसके लिए रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना जरूरी ही है? क्या बिना रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाए उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। हमारे पास ऐसे भी टेक्निक आ चुके हैं अब, जिससे हम इस डिजायर्ड जीन को डायरेक्ट ट्रांसफर करें, कॉल्ड एज डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, and by using the vector DNA molecule, this one is called as indirect gene transfer. Indirect जीन ट्रांसफर। मुझे बताइए, आपके पास दो टेक्निक है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर एंड इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर, कौन वेक्टर डिपेंडेंट है, कौन वेक्टर इंडिपेंडेंट है? फास्ट। डायरेक्ट वाला वेक्टर इंडिपेंडेंट। Direct दिस vector इज वेक्टर इंडिपेंडेंट, एंड दिस इज वेक्टर वेक्टर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। अब बताते हैं, आपके पास जब इतना अच्छा खासा टेक्निक है कि आप वेक्टर यूज ही मत कीजिए, तो बताओ आप वहां पे भी कॉस्ट बचा सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर का, बताता हूं क्या। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर वेक्टर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये जीन ट्रांसफर इजी है, इजी है, मगर लेस सक्सेसफुल है। समझ रहे हो? लेस सक्सेसफुल है।
इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड इजी नहीं है, नॉट इजी, टफ है, बट मोर सक्सेसफुल, सक्सेस इसमें ज्यादा है, सक्सेस इसमें ज्यादा है। या आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने नोट्स में, एक हेडिंग डाल लेना जीन ट्रांसफर, और जीन ट्रांसफर को बाइफर्केट कर लेना और लिख लेना डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर इज वेक्टर इंडिपेंडेंट एंड इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर इज वेक्टर डिपेंडेंट। Direct gene transfer is easy method, while indirect gene transfer is not easy method. Direct gene transfer have less successful result, while indirect gene transfer have more successful result. तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करोगे। तो जब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही पढ़ा दूंगा, तो अब आप ये डिसाइड कर लो कि आपको फंडिंग एजेंसी कितना फंड दी है और आपका एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन क्या है। ये सारी बातें, क्योंकि फिर बहुत सारी बातें आ जाएगी ना, आपको कितना फंडिंग एजेंसी ने फंड दिया है, कितना टाइम दिया है, आप किस होस्ट सेल पर काम कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है किस होस्ट सेल। क्योंकि एक रिसर्चर जो रिसर्च करने जा रहा है, इससे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे होते हैं फंडिंग एजेंसी में, क्योंकि जो आपको फंड दे रहा है जाहिर सी बात है वो आपसे बड़ा है, वो तो सोच समझ के ही फंड देगा ना कि ये एक्सपेरिमेंट इससे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सपोज दैट आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफर से कर लेंगे प्लांट के अंदर, और प्लांट के अंदर डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड जो सबसे बेकार है, बहुत कम सक्सेस होता है, और आप प्रपोजल बना चुके हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड, तो आपको उधर से पहले सजेशन आएगा कि आप डायरेक्ट जीन ट्रांसफर यूज ना करें, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर यूज करें, बाकी सब कुछ सही है। फिर से आपको प्रपोजल जो एडिट करके सबमिट करना होगा, फिर आपका खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप प्लाइमिड भी तो खरीदोगे, फिर खरीदोगे या आइसोलेट करोगे, खर्चा टाइम और दोनों बढ़ेगा। तो उस हिसाब से आपको आप सपोज दैट कि आप लेके चल रहे हैं एनिमल सेल मॉडल या बैक्टीरियल सेल मॉडल, थोड़ा सा इजी है उसमें डायरेक्ट जीन ट्रांसफर प्लांट के कंपैरिजन में, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा बोला हूँ, नॉट इजी एज कंपेयर टू, मतलब कि मतलब थोड़ा मोर सक्सेसफुल है, मैं ये बोल रहा हूँ मोर सक्सेसफुल है एज कंपेयर टू प्लांट में डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। लेकिन मोर सक्सेसफुल का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं, सक्सेस तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर में ही मिलेगी। तो आई थिंक अब आप समझ चुके हैं कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से जीन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं होता, तो मुझे बताओ क्या मैं इधर का पूरा सेगमेंट आपको पढ़ाता? इधर का पूरा सेगमेंट मैं आपको पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि आपकी सिलेबस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दोनों है, तो मुझे ये भी पढ़ाना पड़ा, और चूंकि ये पढ़ाया तो जीन ट्रांसफर टेक्निक का एक मेथड इनडायरेक्ट भी पढ़ाना पड़ेगा, और ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर देखते हैं। देखो अब आपका होस्ट सेल कौन है तो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपेरिमेंट किस पर चल रहा है। आपका होस्ट सेल प्लांट भी हो सकता है, आपका होस्ट सेल एनिमल भी हो सकता है, आपका होस्ट सेल बैक्टीरिया भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट सेल, याद करो, डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट सेल एंड साइज ऑफ डिजायर्ड जीन, you will select a suitable vector. Hello, you will select a suitable vector. अब मैं एक एक करके बैक्टीरिया के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए मैं बताऊंगा कि आप कौन सा वेक्टर यूज करोगे और किस तरीके से इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर करोगे। आप करने को फंगस में भी कर सकते हैं, आप करने को प्रोटिस्ट में भी कर सकते हैं, आप करने को और भी अदर मेंबर में कर सकते हैं, बट ये तीन आपकी सिलेबस में चर्चा किए गए, मैं वही आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ जल्दी से। हम अब पढ़ेंगे इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर टेक्निक। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में अभी।